हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे इमर्जिंग कंटामिनेंट पर बात करेंगे जो कि वर्तमान में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय तो है, लेकिन अभी भारत में और ऐसे विकासशील देशों में इस समस्या पर उतनी चिंताएं नहीं प्रकट हो पा रही हैं। और वो इमर्जिंग कंटामिनेंट है माइक्रोप्लास्टिक्स। आप सब ने अभी पिछले वर्षों में सुना होगा कि बोतल बंद पानी में आपने माइक्रोप्लास्टिक और ऐसे कई कंटामिनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या हैं, इनके क्या सोर्सेज हैं, इनसे क्या इम्पैक्ट्स एनवायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक या हेल्थ इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं, और इनसे बचने के, इनके ट्रीटमेंट के या इनसे बचे रहने के क्या उपाय हैं। हमारे चारों तरफ प्लास्टिक हर तरह से फैला हुआ है, हमारे डेली नीड्स में, हमारे दिनचर्या का एक सामान्य अंग बन चुका है। और इन्हीं प्लास्टिक के माध्यम से हमें कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं प्लास्टिक्स में विभिन्न तरह की प्लास्टिक्स होती हैं जिन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो डिफिनीशन के तौर पर विभिन्न संस्थाओं ने ऐसे प्लास्टिक पार्टिकल्स जो 5 मिलीमीटर से जिनका डायमीटर कम हो उन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। और इन माइक्रोप्लास्टिक्स में भी जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम होता है उन्हें हम माइक्रोबीड्स के तौर पे जानते हैं। तो सामान्यतः यही परिभाषा है कि कोई भी प्लास्टिक पार्टिकल जो 5 मिलीमीटर से कम जिसका डायमीटर हो वो माइक्रोप्लास्टिक कहा जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक भी दो तरह की कैटेगरीज में पाए जाते हैं। एक प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक कहलाए जाते हैं और दूसरे सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है और वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स वो होते हैं जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स या किसी भी लार्ज प्लास्टिक पार्टिकल के डिग्रेडेशन से बनते हैं। इन प्लास्टिक्स का फोटोलिटिक डिग्रेडेशन हो सकता है, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है, या मैकेनिकल या केमिकल डिग्रेडेशन भी हो सकता है। जब इनके इस तरह के डिग्रेडेशन से कोई लार्ज प्लास्टिक मटेरियल किसी अलग फॉर्म में छोटे छोटे प्लास्टिक पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, टूट जाता है, और वो 5 मिलीमीटर से कम उसकी साइज़ हो जाती है, उसका डायमीटर हो जाता है, तो उसे भी हम सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रोप्लास्टिक के प्राइमरी सोर्सेज भी हो सकते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज भी हो सकते हैं। अब बात होती है कि इनके प्रमुख स्रोत या सोर्सेज हैं क्या। मुख्य रूप से पूरे विश्व में माइक्रोप्लास्टिक्स का जो प्राइमरी और चीप सोर्स है वो है कॉस्मेटिक मटेरियल्स, जो हम अपने डेली नीड्स में यूज़ करते हैं। जितने भी स्क्रबर्स होते हैं, फेस स्क्रबर्स होते हैं, एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं, बॉडी वॉशेज़ हैं, और इस तरह के जितने भी कॉस्मेटिक मटेरियल्स हैं जो कि किसी न किसी तरह स्क्रबर और एक्सफोलिएटिंग का काम करते हैं, उस सब में ज़्यादातर मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिलर मटेरियल्स, जो कंक्रीट के स्लैब्स बनते हैं, कई जगह फिलर मटेरियल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। बहुत जो गाइडेड स्टिमुलेटेड और गाइडेड मेडिकल टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है। अगर किसी दवा को एक बहुत स्टिमुलेटेड माध्यम से किसी स्पेशल जगह पर इस्तेमाल करना है, वहाँ पर भी आजकल माइक्रोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। हमारे जो नायलॉन और रेयॉन के क्लॉथ्स हैं, ये भी प्लास्टिक पॉलीमर से ही मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा और भी पेंट्स हैं जिसमें इमल्सीफायर्स होते हैं, वो भी प्लास्टिक, वहाँ भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई ऐसे टूथपेस्ट जिसमें जेल होते हैं वो भी पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है, वो भी एक तरह का प्लास्टिक पॉलीमर ही है। तो इस तरह हम अपने चारों तरफ माइक्रोप्लास्टिक्स के इस्तेमाल को जाने अनजाने प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी जानकारी हमें नहीं। इन सब में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं। घरों में आजकल जो स्ट्रक्चर पेंट्स हो रहे हैं, तरह तरह की आकृतियाँ, उभरी हुई आकृतियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ भी माइक्रोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। और कई जगहों पर आज के समय में माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। अगर डेटा के तौर पर बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 बिलियन तक माइक्रोप्लास्टिक पाए जा सकते हैं। हमारे एक 100 ml के एक्सफोलिएटिंग स्क्रबर में या बॉडी वॉश में इतना प्लास्टिक हो सकता है जितना प्लास्टिक मटेरियल उसके पैकेजिंग को बनाने में लगा होगा। एक डेटा के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति पूरे विश्व में प्रतिदिन 2 से 3 मिलीग्राम माइक्रोप्लास्टिक एनवायरनमेंट में डिस्कार्ड करता है। हम
एक बार के माउथ वॉश, फेस वॉश में या बॉडी वॉश में कम से कम 4,000 से लेकर 50,000 तक माइक्रोप्लास्टिक्स और माइक्रोबीड्स वेस्ट वाटर में डिस्कार्ड करते हैं। तो इसलिए आज के समय में माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन एक इमर्जिंग कंटामिनेंट है और एक इमर्जिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है। इस पर रिसर्च विदेशों में, समुद्रों में बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आज के समय में चूँकि माइक्रोप्लास्टिक का कंटामिनेशन फ्रेश वाटर में भी मिलने लगा है, इसलिए ये अत्यधिक चिंता का विषय है, क्योंकि फ्रेश वाटर कंटामिनेशन के माध्यम से ये ह्यूमन हेल्थ को अत्यधिक इंटरफेयर कर सकता है और कर भी रहा होगा, जिस पर रिसर्च जारी है। अब बात ये होती है कि कौन कौन से प्लास्टिक हो सकते हैं। देखिए, प्लास्टिक के लगभग 30 तरह के पॉलीमर्स होते हैं और ये सारे पॉलीमर्स और इनके ग्रेडियंट्स और इनके साथ मिलकर इन सिंथेटिक मटेरियल्स किसी भी तरह के माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन होती है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन होती है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीस्टायरीन है, नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है जो टूथपेस्ट में पाया जाता है। ये सब प्लास्टिक के पॉलीमर्स हैं जिनसे माइक्रोप्लास्टिक्स बनते हैं। अब बात ये उठती है कि आखिर इनसे समस्या क्या है, ये क्यों इमर्जिंग कंटामिनेंट है, इनसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए, हम जो भी माइक्रोप्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम वेस्ट वाटर के माध्यम से या डायरेक्टली इन्वायरमेंट में डिस्कार्ड कर रहे हैं। उनसे या तो हम प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक को डिस्कार्ड कर रहे हैं या उनके डिग्रेडेशन से सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक वाटर और सॉइल में बन रहे हैं, जो कि सॉइल बायोटा, वाटर के बायोटा को इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? चूँकि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, ये 5 मिलीमीटर से कम होंगे और ये 0.2 माइक्रोन तक हो सकते हैं। तो इनकी साइज़ इतनी कम होती है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये जितने भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में, उनके करियर का काम करते हैं। वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड हुआ और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और पीसीबीज हैं, इन सब को एड्जॉर्ब करते हैं अपने सरफेस पर और इनके करियर का काम करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई प्लास्टिक पार्टिकल एज अ फूड किसी फिश या किसी रिवर बायोटा या किसी वाटर बायोटा द्वारा इंजेस्ट किया जाता है, तो उसमें अगर ये पॉल्यूटेंट्स एड्जॉर्ब्ड हैं तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई रिसर्च हैं जिसमें डेफनिया और एफिड में ये पाया गया है, कई फिशेज़ में विदेशों में कई रिसर्च स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो इनके लीवर को डैमेज कर रहे हैं, इनके गिल्स को डैमेज कर रहे हैं, इनके लंग्स को डैमेज कर रहे हैं और उनकी मॉर्टेलिटी और उनके लिए फैटल हैं। और अगर ये कैरियर भी हैं तो उसके माध्यम से फूड चेन में ये ह्यूमन तक भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं या हो भी रहे होंगे। ह्यूमन तक ट्रांसफ़र हो करके ये ह्यूमन बॉडी को भी इंटरफेयर कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड अगर एयर के थ्रू इंजेस्ट होता है या पेंट के थ्रू इंजेस्ट होता है ह्यूमन में, तो वो लीवर डैमेज, सेंसरी ऑर्गन्स को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम तक को डैमेज करने का काम करता है। तो अगर ये माइक्रोप्लास्टिक के माध्यम से अगर ह्यूमन बॉडी में पहुंच रहा है तो उसके किसी भी सिस्टम को डैमेज करने की क्षमता रखता है। इसलिए ये बेहद ही चिंता का विषय है, इसीलिए ये इमर्जिंग कंटामिनेंट में रखा गया है। अब बात ये उठती है कि इनको कैसे पहचानें। तो आपको एक साधारण तौर पर आप बाज़ार से 4-5 तरह के फेस वॉश और स्क्रबर्स ले आइए। कई कंपनियां अपने फेस वॉश और स्क्रबर्स में आप पीछे पढ़ेंगे तो उसमें वो ये डिस्क्लोज करती हैं कि हमने इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स मिलाए हैं। आप ऐसे आप रैंडमली 4-5 तरह के फेस वॉश और स्क्रबर्स और एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स लेकर आइए और उनको सबको एक एक स्पून में निकाल करके उनको बीकर में वाटर में घोलिए और उसके बाद उनको फ़िल्टर करिए और जो फ़िल्टर पेपर पे जो मटेरियल बच कर आता है उसको माइक्रोस्कोप में देखिए तो आप देखेंगे कि उसमें आपको कई तरह के कलर्ड पार्टिकल्स दिखाई देंगे। आप उनको उनके शेप और साइज़ और टेक्सचर के हिसाब से देख सकते हैं और अगर वो आप उनको क्रश करें और वो नहीं टूट रहे हैं आसानी से तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स हो सकते हैं। ये तो इनके विजुअल इंटरप्रिटेशन की बात होती है। इनको साइंटिफिकली हम FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इस तरह की जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिसमें हम प्लास्टिक पॉलीमर्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्लास्टिक पार्टिकल्स कौन से पॉलीमर से बने हुए हैं, कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है वो। तो ये हम साइंटिफिकली इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि हम इनसे कैसे बचें। तो देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे बड़ा तरीका है कि हम इन सारे
मटेरियल्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेली नीड्स में, इनको रिफ्यूज़ करें। रीयूज़ तो नहीं कर सकते, इन्हें रिफ्यूज़ करें, इनको अवॉइड करें, और इनके जो अल्टरनेटिव्स हैं उसको यूज़ करें। वर्ल्ड लेवल पर भी इस पर काफ़ी अधिक मात्रा में इस पर बहस हुई है, इस पर काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयास हो रहे हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके सामने हैं, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इस पर बात हुई है, और विश्व के 193 देशों ने कमिटमेंट किया है कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स को अपने यहाँ फेज आउट करेंगे, विभिन्न धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसे बाहर करेंगे अपने एनवायरनमेंट से, और अल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। कई तरह के हस्क होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कॉस्मेटिक्स में कर सकते हैं, और तरह के जितने भी बायोप्लास्टिक्स आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके माध्यम से हम प्लास्टिक्स को भी फेज आउट करने की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके जैसे देशों ने अपने यहाँ माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रोडक्शन को 2019 से बैन कर दिया है। भारत में अभी इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। भारत में रिसर्च में भी अभी फ्रेश वाटर सिस्टम में दो तीन जगहों पर ही, 2-3 गोदावरी रिवर और केरला की एक लेक और मुंबई के कोस्टल वाटर्स में ही थोड़ी बहुत रिसर्च है कि माइक्रोप्लास्टिक का कंटामिनेशन क्या है। लेकिन ये एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। थैंक यू।